चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री है 12th क्लास का। किस क्लास का? 12th क्लास का। 12th क्लास का केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 4। क्या चैप्टर पढ़ेंगे? 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम है इसका? रासायनिक बल गतिकी। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी, इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। अगर हम लोग इसका इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में इस चैप्टर को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहा जाता है? केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, इसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। ये आईएससी का यानी कि 12th क्लास का, है ना, करीब करीब 4था चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आइए हम लोग बहुत बढ़िया से सीखेंगे, बहुत बढ़िया से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई भी पदार्थ हम लोग लेते हैं, कोई भी पदार्थ हमने लिया, मान के चलिए कि एक से क्या है भैया, ये पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। पदार्थ जब अभिक्रिया करेगा या पदार्थ कुछ समय के बाद परिवर्तन करेगा तो उत्पाद के रूप में दूसरा कोई ना कोई चीज का निर्माण करेगा। ठीक है ना, कोई ना कोई चीज दूसरा निर्माण करेगा। तो ये पदार्थ है, कुछ समय के बाद ये क्या बन गया? उत्पाद, नया चीज है। ये तीर के दाहिने साइड वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ये नया चीज होता है। क्या होता है? नया चीज। जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो तीर के बाद जितना भी यौगिक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इसमें क्या हुआ? पहले एक्स था, अब वाई हो गया, तो क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद ही यह दूसरे स्वरूप में आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कोई पदार्थ हो गया वो, और जब रिएक्शन करते हैं तो टूट के दो भाग में बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ब्रोमेट में, अरे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में। तो कार्बोनेट में या कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तन होकर के जो नया पदार्थ बना तो उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। लेकिन पहले क्या था, फिर परिवर्तन होने के बाद क्या हो गया? तो ये परिवर्तन यानी कि हुआ, तो यानी कि उसमें कहीं ना कहीं ताप बढ़ा होगा अभिक्रिया में, या दाब बढ़ा होगा, या उसकी सांद्रता बढ़ी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो ये रूपांतरित होकर के वाई हो गया। अगर कुछ नहीं होता तो एक्स ही रह जाता, लेकिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह वाई हो गया है। समझ में आ रही है बात? वह वाई हुआ है, और यह जो वाई बनने की प्रक्रिया हुआ है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? अभिक्रिया। और इसमें कुछ ना कुछ का आपका, है ना, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब कि या तो उसके ताप में बढ़ा हो या ताप घटा हो, या दाब बढ़ा हो या दाब घटा हो, या कह सकते हैं कि सांद्रता बढ़ी है या सांद्रता घटी है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक्स का परिवर्तन हुआ, उत्पाद के तौर पर यह वाई बन गया। यानी कि कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें निर्भर कर रहा है कि अभिक्रिया करने का वेग क्या है, यानी कि उसकी वेग का पता लगाना है, और उसकी वेग की क्रिया विधि क्या है, यानी कि वह वेग क्यों और कैसे लग रहा है। इस बात की जो जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका जो अध्ययन करेंगे, इसी चीज को बोला जाता है रासायनिक बल गतिकी। समझ में आई बात? इसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक बल गतिकी। यानी इसमें हम लोगों को सबसे पहले किस पर चर्चा करना होगा? अभिक्रिया के वेग पर।
आखिर कोई ना कोई वेग में परिवर्तन हुआ, यानी कि सांद्रता में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से वह अलग हुआ है। और इसके बाद हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है कि यह वेग किस क्रिया पर आधारित है, यानी कि यह कैसी क्रिया कर रहा है, और यह क्रिया अगर होते रहेगी तो क्या चीज में यह परिवर्तन होगा, समझे कि नहीं, और कितना परिवर्तन होगा। इसी चीज की जानकारी को इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग इस चीज की बात करें तो हम रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो इस आधार पर केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा यह बन सकती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या हम लोग बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे ही रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। समझ में आ गया बात। इसको लिखेंगे कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, आ रहा समझ में अब, रसायन विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत है ना, वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग और वेग में जो क्रिया विधि हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, है कि नहीं, तथा उसकी क्रिया विधि, तथा उसकी क्रिया विधि, जो हम लोग क्रिया विधि कर रहे हैं, वेग तथा उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। क्रिया विधि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। समझे कि नहीं समझे। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है, वह प्रभाव क्या है, तो वेग का प्रभाव हो सकता है, दाब का प्रभाव हो सकता है, उसकी सांद्रता का या ताप का प्रभाव हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें कुल मिला जुला करके इसी को वेग की संज्ञा हमने दिया है कि नहीं, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो वेग के आधार पर रासायनिक जो बल गतिकी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो है वेग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां पे इस बात को हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, किसके आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखते चलिए बढ़िया से, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कोई दिक्कत, 3 प्रकार का होता है। इधर वाला बंद करके इधर वाला चालू कीजिए तो देखते क्या अंतर आता है। पूरा हम संतुष्ट नहीं है, दोनों जलाइए तो, हाँ रहने दीजिए। 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले अभिक्रिया के नाम हम लोग जानेंगे कि कौन कौन प्रकार है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार होगा,
सबसे पहला जो प्रकार होगा उस प्रकार का नाम जान लीजिए, उस प्रकार का हम लोग नाम जानेंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो प्रकार है उस प्रकार का नाम है तीव्र अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तेज गति से हो। बहुत तेज गति का मतलब क्या? माने एकदम तुरंत हो जाए, उसमें उत्पाद बन जाए, यानी कि कुछ ना कुछ नया परिवर्तन तुरंत हो जाए, उसको क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फास्ट रिएक्शन। दूसरा जो होता है वह होता है अति मंद अभिक्रिया। क्या होता है? अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया किसे कहेंगे? अति मंद को अंग्रेजी में लिखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा जो होता है मंद अभिक्रिया। तीसरा क्या होता है? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया बोले तो इसको क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्लो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो इस वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। अब बारी बारी से इन तीनों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहेंगे, किस अभिक्रिया को अति मंद कहेंगे और किस अभिक्रिया को हम लोग मंद अभिक्रिया कहेंगे। समझे कि नहीं? अगर इसको जानेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया का जो बार बार हम वेग कह रहे हैं, तो अभिक्रिया का वेग कहते किसको हैं इसको समझा देंगे। उसमें जो फार्मूला आएगा उसको क्लियर कर देंगे, है कि नहीं? कोशिश हमारी होगी कि कम से कम आज इतना कर दिया जाए, ठीक है ना? बाकी जो बच्चे का समय कम है और शुरू हमने कर दिया है चैप्टर, ठीक है ना? तो हम लोग अब फिर मंडे से इसका और विधिवत क्लास हम लोग करेंगे। आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है कि नहीं? रासायनिक बलगतिकी, जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। और ये है क्या चीज कि जो भी रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, है ना, जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। समझे कि नहीं? यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या मतलब है कि जो पदार्थ है वह पदार्थ नए स्वरूप में उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समय का बदलाव, ताप का बदलाव, सांद्रता का बदलाव, वेग का बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से नया उत्पाद का निर्माण हुआ है। उसी के बारे में अध्ययन जो करेंगे उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो बड़ी मजेदार चैप्टर है, पढ़ेंगे ध्यान से हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? तीव्र अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान दे देते हैं पहला पद, जिसका नाम है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र का मतलब ही होता है तेज, और तीव्र का मतलब होता है बहुत जल्दी। तीव्र का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी। तो हम इसकी परिभाषा बहुत सिंपल देंगे, क्योंकि आपको समझना भी है और समझ करके याद भी रखना है। तो इसलिए बहुत बड़ा नहीं, केमिस्ट्री समझने का चीज है ना? बहुत कम है इसमें रटने का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा दिया कि नहीं इसको रट जाइए। बहुत सारा चीज रटना नहीं है, इसको समझने का चीज है ये। समझे कि नहीं? तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया कहेंगे किसको? तो ध्यान से समझेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे? वे रासायनिक अभिक्रिया जो अति शीघ्र, अति शीघ्र का मतलब क्या? सेकंड से भी कम। सेकंड से भी कम, यानी कि सेकंड से कितना कम था? 1000वां हिस्सा कम, यानी कि 10 के पावर -3 सेकंड के अंदर में संपन्न हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। समझ में आ गई? समझ में आएगा बात? यानी कि सेकंड के 1000वां भाग में जो अभिक्रिया हो जाए, यानी कि एकदम फास्ट, सोचे और हो गया, वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे? वे
रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अति शीघ्र का मतलब कितना, 10 के पावर -3 सेकेंड। सोचिए कितना हम बता रहे हैं, 10 के पावर -3 सेकेंड अति शीघ्र संपन्न हो जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अति शीघ्र संपन्न हो जाती है ना, जाती है कर दीजिए, हो जाती है ना, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? देखिए इसमें एक चीज कहते हैं, एक चीज आप समझ लीजिए आपको और याद रखने के लिए, यह अभिक्रिया जब भी होगी तो आयनों के बीच में होगी, आयनों के मध्य होगी। आयन का मतलब कि किसी न किसी के माथे पर प्लस चार्ज होगा और किसी न किसी के माथे पर माइनस चार्ज होगा। उन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो वैसी अभिक्रियाएं बहुत जल्दी होती हैं। वैसी अभिक्रिया कैसी होती है? बहुत जल्दी होती है। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि यह जो अभिक्रिया है मेरे भाई, यह अभिक्रिया किनके बीच में होती है? तो आयनों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? आयनों के मध्य होती है। यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है। समझ में आ रहा है सबको? आयनों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? आयनों के मध्य होती है। आयनों के मध्य में होने की ही वजह से इस अभिक्रिया को हम लोग, यानी कि तीव्र अभिक्रिया को हम लोग आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो इस बात को भी लिख देंगे कि इसलिए, है ना, इसलिए, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको आयनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ यौगिक का हम उदाहरण के स्वरूप समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे किन किन अभिक्रियाओं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, जब कोई अम्ल अगर किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा, कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो तुरंत उदासीन हो जाएगा, यानी कि लवण और जल बना देगा। लवण बनना उदासीनीकरण है। लवण का बनना क्या है? उदासीनीकरण है। क्योंकि लवण उदासीन होता है, न उस पर पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, न 7 से कम होता है। 7 से कम हुआ तो क्या कहलाएगा? अम्ल। 7 से ज्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा? क्षार। लेकिन 7 के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण कहेंगे। है कि नहीं? तो जो भी हम लोग एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए समझिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं, बात को समझिएगा, क्या ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या ले रहे हैं। यहाँ पर हम अम्ल के तौर पर क्या ले लिए? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। और इसकी अभिक्रिया, ये तो अम्ल है, कोई क्षार से करवा देते हैं जिसका नाम है NaOH। क्या नाम है? NaOH। तो HCl की अभिक्रिया अगर हम NaOH से करवा दें तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि तो HCl जब NaOH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण बना देगा, यानी कि NaCl बना देगा। क्या बना देगा? NaCl बना देगा। और क्या बना देगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि आपस में मिलकर क्या बना देगा? H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा, यानी कि जल बना देगा। अब बताइए कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई, कैसे अभिक्रिया हुई? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। क्या हो गई है? इसको बोलते हैं उदासीन। क्योंकि यह पदार्थ जो लवण बना है यह कैसा होता है? उदासीन। इसको कहेंगे उदासीन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उदासीन अभिक्रिया। लेकिन यह अभिक्रिया इतना तेजी से होता है, इतना जल्दी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, दोनों को मिलाइएगा ऐसा बना देगा। समझे कि नहीं? हमारे कहने से भी ज्यादा स्पीड में, हमारे बोलने से भी ज्यादा स्पीड में यह अभिक्रिया होती है। समझ में आ रही है बात? हमसे ज्यादा मैंने बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्पीड में यह अभिक्रिया हो चुकी होती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे
तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? तीव्र अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? तीव्र अभिक्रिया इसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? इसको हम लोग बोलेंगे तीव्र अभिक्रिया। समझ में आई बात? और चूंकि देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग आयनिक अभिक्रिया बोले हैं। सर इसमें समझाइए कि आयन कहाँ गया? तो भैया आयन है, इसमें कैसे आयन है? तो देखिए ध्यान से, यहां पे आप अगर देख रहे होंगे तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज में रहता है, क्लोरीन माइनस चार्ज में रहता है, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है, Na प्लस चार्ज में रहता है, OH माइनस चार्ज में रहता है। अब देखिए इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस एक साथ हो जाएगा और क्या बना देता है? Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ H और E वाला H दोनों मिलकर के क्या बना देता है? H2O बना देता है। तो क्या इसके माथे पर यहाँ प्लस माइनस चार्ज है कि नहीं है? और जिसके भी माथे पर अगर प्लस माइनस का चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। उसको क्या बोलते हैं? आयन। तो अगर इसमें कौन शामिल हुआ? आयन शामिल हो रहा है। तो वह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है, तो किसके मध्य हुआ? आयन के मध्य हुआ। तो आयन के मध्य में होने की वजह से इसको तीव्र अभिक्रिया तो कहेंगे ही कहेंगे। तीव्र अभिक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि यह इतना फास्ट होता है कि मत कहिए, इसीलिए इसको तीव्र कहा गया। और आयनिक अभिक्रिया इसलिए कहेंगे कि चूंकि यह आयन है और आयन आपस में मिलकर के अभिक्रिया किया और नए उत्पाद का निर्माण किया, इसलिए इसको हम लोग आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और समझिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? देखिए दूसरा हम क्या करते हैं कि हम अब ले लेते हैं NaCl। क्या ले लेते हैं? NaCl। क्या ले लिए? NaCl। और ले लेते हैं इसकी अभिक्रिया कराते हैं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करा देते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। तो इसमें देखिएगा AgCl से अभिक्रिया करके बना देगा AgCl। क्या बना दिया? AgCl। क्या बना दिया? AgCl। NaNO3 के साथ, जैसे Ag इसके साथ मिल गया Na इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा? NaNO3। बनाया कि नहीं बनाया? तो ये जो अभिक्रिया हुआ, AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है उजला कलर का। ये कैसा निकलेगा? उजला कलर का। ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त करता है और NaNO3 बना दिया। अब यहां पे इस बात को समझिए कि यहां पे आयन कैसे हुआ। तो अब देखिए ना NaCl, अभी तो लिखे हैं NaCl प्लस माइनस, तो Na है प्लस, Cl है माइनस, Ag है प्लस, NO3 है माइनस, और आपस में जब अभिक्रिया कराया तो क्या बना दिया? AgCl है कि नहीं? NaNO3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए ना Na प्लस NO3 माइनस, तो ये दोनों आपस में यहाँ मिल गया, Ag प्लस Cl माइनस ये यहाँ मिल गया। तो इसके भी माथे पर प्लस माइनस चार्ज है कि नहीं है? अगर प्लस माइनस चार्ज है तो आयन तो ये ऑलरेडी है, तो आयन होने की वजह से इसको आयनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, बहुत कम समय में हो जाती है, 10 के पावर -3 सेकंड से भी कम में हो जाती है। इसलिए इस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं या आयनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीव्र अभिक्रिया के बाद पढ़ लेते हैं हम लोग क्या चीज? अति मंद अभिक्रिया। क्या पढ़ लेते हैं? अति मंद अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यहाँ ये जो अभिक्रिया होगी नहीं, दोनों के दोनों अभिक्रिया पलक झपकते हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पलक झपकते ही हो जाता है, ही हो जाता है। माने हो जाता है कि मतलब क्या चीज? ये जो चीज बन रहा है ये पलक झपकते बन जा रहा है। समझे कि नहीं? सोचने से भी पहले हो जा रहा है। तो बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं, है ना, तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया। यहां तक क्लियर हो गया? तब आगे बढ़ें। तो अगला हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है अतिमंद अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा का नाम है क्या चीज? अतिमंद अभिक्रिया। मजा आ रहा होगा पढ़ने में? अतिमंद अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन।
ठीक है ना, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, तीव्र का उल्टा हो जाएगा क्या चीज, अति मंद। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कई दिन, महीना या वर्षों का समय लगता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कई दिन, महीना या वर्षों लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, वर्षों का समय लगता है। वर्षों का समय लगता है, वर्षों का समय लगता है, समझ में आ गया। उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, बोले जिसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल को समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं वो समझिए, एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं सो। अगर आप हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। अगर बीच में, अगर बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया हुई, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को अतिशीघ्र करवा दे, या उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि उसकी उपस्थिति में अगर करवाइएगा तो बहुत जल्दी हो जाए या बहुत धीरे हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। जैसे मान के चलिए कि हम आपको याद करने के लिए दे रहे हैं टास्क, आप याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि डंडा उठाएंगे पीटेंगे तो आप लोग फटाक से याद कर लीजिएगा। तो डंडवा से पीटने की जो बात कहे हम, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पापा को आते हुए देखे आप पढ़ने लगे, पापा गए पढ़ाई बंद, फिर आए पढ़ाई चालू, तो पापा आपके क्या चीज का काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। चूंकि उनका आना, आपका पढ़ना तेजी हो गया, जैसे ही गए पढ़ाई बंद, यानी कि वो उत्प्रेरक का काम हो गया। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर बिना उत्प्रेरक का माने हम लोग अभिक्रिया अगर करवा दें, बिना उत्प्रेरक का अगर क्या करवा दे, अभिक्रिया करवा दे, तो इस जल को बनने में, चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल, वर्षों समय लग जाएगा। समझे कि नहीं, कितना समय लगेगा, तो वर्षों समय लग जाएगा। क्लियर हो गया इस बात से। अगर उत्प्रेरक मिला दे तो भले समय पर हो जाए, 2-4 दिन में हो जाए या फास्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई बाहरी उत्प्रेरक नहीं हो, माने उत्प्रेरक तो बाहर ही होगा, अगर उत्प्रेरक नहीं होगा तो इसका निर्माण, जल का निर्माण होने में कितना समय लगेगा, वर्षों का समय लग जाएगा। समझ में आ गया बात है। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि अगर है ना, बिना उत्प्रेरक के यह अभिक्रिया हो, बिना उत्प्रेरक का यह अभिक्रिया हो, बिना उत्प्रेरक का यह अभिक्रिया हो, है ना, तो इसको पूर्ण होने में वर्षों लग जाएगा। तब जल बनने में वर्षों लग जाएगा। समझ में आई बात है, खुद ही कहते हैं, यानी कि समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है,
है ना। एक है जलने वाला, एक है बुझाने वाला। जलने वाला है ना, जलाने वाला, जलने वाला, जलाने वाला। जलने वाला है, जलाने वाला है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है। जलने वाला, जलाने वाला जब आपस में अभिक्रिया करेगा तब बुझाने वाला बन जाएगा। जल क्या करता है, बुझा देता है। हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है। ई क्या करता है, जलाता है। जलने वाला, जलाने वाला आपस में अभिक्रिया करेगा तब बन जाएगा बुझाने वाला। लेकिन जलने वाला और जलाने वाला जब अभिक्रिया करेगा तब बुझाने वाला बनाने में बड़ी समय लगेगा। समझ में आ गई बात। लेकिन उत्प्रेरक कोई रहेगा तो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। समझ में आ रही बात है। तो इस अभिक्रिया को जिसमें समय ज्यादा लगे तो यह अभिक्रिया, जल का अभिक्रिया अगर आ जाएगा लिखा कि कैसी अभिक्रिया है, तो यह अति मंद अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, अति मंद अभिक्रिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा चीज, आप घर में रड खरीद के ले जाते हैं लोहा का, तो आज ले गए कल जंग लग जाता है क्या, नहीं। उसको जंग लगने में समय लगता है, महीना दिन, 6 महीना, साल भर समय लगता है कि नहीं लगता है। तो इसका ये भी उदाहरण हो सकता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है, लगना, लगना है कि नहीं, लगना। जो लोहे में जो जंग लगता है, तो लोहे में जो जंग लगता है, तो यह जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में समय ज्यादा लगता है। इस अभिक्रिया में समय ज्यादा लगता है, और इतना समय लगता है, हो सकता है कि महीना दिन भी लग जाए, काफी दिन लग जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, अति मंद अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, अति मंद अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अति मंद अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मंद अभिक्रिया। क्या है, मंद अभिक्रिया। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, किस पर, मंद अभिक्रिया पर। तो आइए देखें हम लोग तीसरा, मंद अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्लो रिएक्शन, यानी कि मंद अभिक्रिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया, है कि नहीं। यानी कि मंद अभिक्रिया अति मंद नहीं है, मंद है। मंद का मतलब क्या होता है कि जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में मिनट, घंटा या एक आध दिन लगे, कुछ समय ज्यादा लगे, उसको क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ध्यान से, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कुछ मिनट, या कुछ घंटे, है ना, कुछ मिनट या घंटे का समय लगता हो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे का समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या हम लोग कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है H2O2। क्या होता है, H2O2। इसका 2 अणु, इसका कितना अणु, 2 अणु। अब एक चीज और अतिमंद में हमको छूट गया था, अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, पहले इसको पूरा कर लेते हैं तब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, है ना। H2O2 है, क्या है, H2O2 है। अब इस H2O2 को जब आप विघटन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, विघटन। विघटन का मतलब होता है कि तोड़ने में,
तो तोड़ने में कुछ समय ज्यादा लगेगा, है ना। और जब ये टूटेगा तो यह किस में बदल जाएगा, तो यह बदल जाएगा H2O, किसमें बदल जाएगा, H2O, और दूगो जल का अणु बनेगा और ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ हल्का समय ज्यादा लगेगा, तीव्र से ज्यादा, अति मंद से कम, समझे कि नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मंद अभिक्रिया। इसको क्या कहा गया, मंद अभिक्रिया। कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लीजिए इसको, जैसे आप ले लेते हैं N2O5, क्या ले लिए, N2O5 ले लिए कि नहीं ले लिए, इसका 2 अणु ले लीजिए, कितना अणु ले लिए, 2 अणु बोल दिए थे, हमको याद आ गया था एक बात, उसको भी लिख देते हैं। तब किस में बदल जाएगा, NO2 में, किसमें बदल जाएगा, NO2 में, और फिर क्या मुक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसमें भी आपका समय क्या लगेगा, कम लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए ना, क्या ले लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब विघटन करेंगे यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 2 भाग में बटेगा, एक है CaO और एक हो जाएगा CO2। तो इस अभिक्रिया को होने में भी कुछ समय कम लगेगा, अति मंद की अपेक्षा, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, और जब भी होगा तो विघटन होते समय में, यानी कि टूटने के समय लगता है, क्या लगता है, टूटने के समय। सब में क्या लगेगा, विघटन के समय, विघटन के समय, है ना, जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, मंद अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो अति मंद अभिक्रिया के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो यह अभिक्रिया जो होता है, देखिए यहाँ नोट कर देते हैं, यह जो अभिक्रिया होता है मेरे भाई, यह अभिक्रिया किसके बीच में होता है, तो यह जो अभिक्रिया होता है अणुओं के मध्य में होता है। किसके मध्य में होता है, अणुओं के मध्य में होता है, अणुओं के मध्य होता है, अणुओं के मध्य होता है। समझ में आ रही है बात, यह अभिक्रिया अणुओं के मध्य होता है, इसीलिए इसको आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आणविक अभिक्रिया कहते हैं, आणविक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बात है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या पढ़ाए थे, अति तीव्र में क्या पढ़ाए थे कि उसको आयनों के बीच में होता है, तो आयनिक अभिक्रिया। ये होता है अणुओं के बीच में, हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, अणुओं के बीच में जो अभिक्रिया होगा, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक अभिक्रिया। क्लियर हो गया, यही छूटा हुआ था जो इसको किए। अब मंद अभिक्रिया तो आप लोग समझ ही लिए, कोई दिक्कत है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग। रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अंग्रेजी में अगर बात करें तो बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग इसको बोलेंगे। समझे कि नहीं। तो किस दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है या दर कहा जाता है, तो वह दर, क्या इसका हो जाएगा, वह दर, देखिए ध्यान से, क्या बोलेंगे, वह दर, क्या बोलेंगे, वह दर जिसमें जिस पर समय के साथ साथ, क्या चीज का, समय के साथ साथ अभिक्रिया या जो उत्पाद हुआ, अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, उत्पाद, तो उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित होता है। सांद्रण क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे शुरू में बताया ना कि कोई पदार्थ है X, वो बन गया Y, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हुआ है कुछ ना कोई चीज का, इसीलिए उसको क्या कहा गया, अभिक्रिया का वेग कहा गया। उसको, उस परिवर्तन को क्या कहा गया है, अभिक्रिया का वेग।
कोई ना कोई सांद्रण हुआ है, सांद्रण का मतलब ताप का बढ़ना, दाब का बढ़ना, कोई ना कोई सांद्रित हुआ है ना, सांद्रण में परिवर्तन हुआ है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वह दर जिस पर कुछ ना कुछ समय लगा था, जिस पर, है ना, एक लाइन हम लिख रहे हैं, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद का अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण, अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। क्लियर हो गया, है ना। सांद्रण क्या होता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्लियर हो गया, वेग कहलाता है, अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। समझे कि नहीं। एक क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों के एग्जाम में, लगभग 2024 की बात बता रहे हैं, 25 की, है ना, तो 24 की बात बता रहे हैं, 24 की। हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन आया था कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। समझे कि नहीं। तो ये तो अभिक्रिया की वेग की परिभाषा हो गया, इस समझते भी नहीं है, समझना अब है। समझे कि नहीं। अब कैसे समझेंगे, तो अभी तो बताए थे कि कोई पदार्थ है ए, कोई पदार्थ क्या है ए, इसमें सांद्रता में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, सांद्रता में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। मान लीजिए कि यह पदार्थ है 100 ग्राम बोलिए, या बोलिए ना कि 100 मोल में भी इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं, मतलब ग्राम में हो या मोल में हो। और जैसे ही इसमें सांद्रता में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ तो ये उत्पाद के रूप में बी बना। क्या बना, बी बना। क्या बना, बी। बी क्या हो गया, उत्पाद। अब स्थिति को समझिए, अगर अगर मान लेते हैं हम लोग, माना कि हम लोग समय 0 लगाए, मैंने समय दिए ही नहीं, समझे कि नहीं। तो समय अगर रिएक्शन करवा रहे हैं और समय नहीं दिए, यानी कि सांद्रता कम नहीं कुछ किए, मैंने जस के तस समय को छोड़ दिए, तो समय जब छोड़ देंगे तो उत्पाद जो था वही रह जाएगा। उत्पाद 0 है तो 0 रह जाएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा, 0। उत्पाद क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है तो बताइए। उत्पाद क्या हो जाएगा, 0। उत्पाद की तरफ लिख रहे हैं, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर समय को हम क्या करते हैं, 0 से समय देते हैं, इस अभिक्रिया को समय दे दिए, हमने दे दिया इसको 10 सेकेंड। कितना दे दिया, 10 सेकेंड। तो निश्चित तौर पर अगर 10 सेकेंड दिए तो उत्पाद में होगा क्या चीज, उत्पाद में होगा क्या चीज, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखते हैं इसको। अगर 0 दे दिए तो जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पे ये कोई पदार्थ है, ये क्या हो गया, ये पदार्थ। अब बी क्या हो गया, उत्पाद। बी क्या हो गया, उत्पाद। जब समय दिए ही नहीं, तो समय नहीं दिए तो जो पदार्थ है पदार्थ रहेगा, जो उत्पाद है उत्पाद रहेगा, उत्पाद हो जाएगा आपका क्या चीज, 0। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड दिए तो ये मान के चलिए कि पदार्थ था 100 ग्राम या मोल में था। समझ में आ रही बात ना। तो अगर समय आप नहीं दिए हैं तो पदार्थ 100 ग्राम इधर है तो इधर ही रहेगा, मोल है तो वही रहेगा, लेकिन उत्पाद देने कुछ नहीं बचेगा, 0 रहेगा। लेकिन 10 सेकंड के बाद अगर आप अभिक्रिया देखते हैं, 10 सेकंड के बाद देखते हैं, तो ऐसा स्थिति हो सकता है कि यह 80 ग्राम हो जाए और उत्पाद के तरफ कितना बन जाए, 20 ग्राम। या मोल है तो मोल, या परसेंटेज है तो परसेंटेज, कुछ भी हो सकता है इधर। समझे कि नहीं। अगर हम समय को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, देखिए सर, अगर समय हम 10 से बढ़ा करके 20 सेकंड कर दिए, कितना कर दिए, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो 80 ग्राम इधर है, इधर हो गया 70 ग्राम। आई वाला होगा कितना, 30 ग्राम। या मोल भी हो सकता है या परसेंटेज भी हो सकता है। अब जब समय को बढ़ा करके कर दिए 40, तो ये सीधे हो गया कितना भैया, तो 60। आई हो गया कितना, 40। अगर समय को और बढ़ाए, समय को और बढ़ा के कर दिए 70,
तो ये कितना हो जाएगा, मान के चलिए कि 60 से हो जाए कितना पर आ जाए, 10% पर। आई कितना पर आ जाए, 90% पर, माने 90 ग्राम या 90 मोल पर आ जाए। तो आप इससे क्या आपको समझ में आया, इससे हमको समझ में क्या आ गया, इस समय अगर लेगा, क्या लेगा, समय रिएक्शन करने में, पदार्थ को अगर रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें समय ज्यादा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्या देखते हैं, पदार्थ में कमी आते जा रही है और उत्पाद में बढ़ोतरी होते जा रहा है। जैसे जैसे समय दे रहे हैं, पहले 100, 80, 70, 60, 10, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया में कमी आ रही है और उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि हम इस बात को इस अंदाज से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हुए कि समय बीतेगा, तो समय बीतने का मतलब क्या है कि यदि वेग बढ़ेगा, देखिए ना भैया, समय बीत रहा है यानी कि वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात ना, तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, मतलब क्या हो गया कि यदि समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ने का ही को ही कहते हैं वेग बढ़ना। क्या बढ़ना, वेग, यानी कि वेग बढ़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज लिखेगा, समय बढ़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग, यहां समझिए, मतलब क्या होगा कि यदि समय बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग और उत्पाद का वेग, अभिक्रिया का वेग इधर लिखते हैं, उत्पाद का वेग, समझिएगा जरा सा, उत्पाद का वेग। अब आप बताइए, अगर दिमाग लगाइएगा तो यहां पे समझिए, देखिए समय बढ़ रहा है तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यही जो पदार्थ वाला है से, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, देखिए गलत कर दिया, इधर से देखिए, यहां से समझिए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ना, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है का मतलब क्या, वेग बढ़ रहा है। तो आप देखिए, ये जो पदार्थ है, पदार्थ, तो पदार्थ को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग क्या होते जा रहा है, घट रहा है, वह क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है वेग, समझ में आ रहा है। और उत्पाद देखिए, तो उत्पाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, कम रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, ये अभिक्रिया है, ये क्या है, अभिक्रिया, ये क्या है, उत्पाद। समझ में आ रही है बात ना, तो अभिक्रिया में कमी और उत्पाद में बढ़ोतरी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज को आप समझिए, यदि समय बढ़ेगा, यदि समय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो समय बढ़ने को हम लोग ऊपर के तीर से दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया का वेग घट रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि कमी, यानी कि क्या हो रहा है, कमी। और उत्पाद का वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि, उत्पाद के वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि। क्लियर हो गए, उत्पाद के वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि। समझ में आ गई बात, ये तो निश्चित हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, क्योंकि अभिक्रिया का वेग पढ़ा रहे थे, टॉपिक वही था, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, वेग बढ़ने पर, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर अभिक्रिया की सांद्रता में कमी होगी, अभिक्रिया की सांद्रता में कमी होगी। आ रहा समझ में, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, है ना, वेग बढ़ने पर, अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर, है ना, क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की सांद्रता में कमी हो जाएगा। अभिकारक की सांद्रता करिए, वही तो हम बोल रहे हैं, हाँ, अभिकारक, अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। कोई दिक्कत है, आज जैसे ही कमी है तो कमी को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं, कमी को रसायन में क्या चीज से सूचित करते हैं, माइनस, कि आप माइनस की ओर जा रहे हैं, समझे कि नहीं। अब इस हिसाब से सोचिए कि अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर
उत्पाद, उत्पाद साइड वाले को क्या बोलेंगे, उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब वृद्धि को किस चीज से दर्शाएंगे, प्लस से। वृद्धि को किस चीज से दर्शाएंगे, प्लस से। आ रहा है समझ में, वृद्धि को किस चीज से दर्शाएंगे, प्लस से। कोई दिक्कत, वृद्धि को किस चीज से दर्शा रहे हैं, प्लस से। आ गया समझ में। तो ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या चीज, धनात्मक, माइनस का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक, क्या हो गया, ऋणात्मक। समझ में आ गई बात ना। तो अभिकारक ऋणात्मक होगा और उत्पाद धनात्मक हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब इस हिसाब से हम अभिक्रिया का वेग का सूत्र एक अभिकारक के लिए निकालते हैं और अभिक्रिया के वेग का सूत्र उत्पाद के लिए निकाल देते हैं। समझे कि नहीं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किसके लिए बता रहे हैं, अभिकारक के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की, है ना, सांद्रता में कमी बटा, ये कमी कब हुआ, जब हमने समय कम दिया, अधिक समय अंतराल की वजह से, है कि नहीं। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे, यहाँ समय में ना हम लोग बढ़ाते चले गए हैं, तो यानी कि समय के अंतराल में परिवर्तन किया है। तो नीचे लिखा जाएगा समयांतराल बटा समयांतराल। क्लियर हो गया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या सूत्र हो जाएगा अभिकारक के लिए, कि अभिकारक के सांद्रता में कमी बटा समयांतराल। क्लियर हो गया। और अगर हम लोग लिखें अभिक्रिया का वेग, उत्पाद में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समयांतराल, क्या लिखेंगे, समयांतराल। समझ में आ गई बात है, क्या लिखेंगे, समयांतराल। कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी चीज को समझिएगा, अगर ये दोनों ऐसे नहीं लिख सकते हैं तब एक न्यू के लिए हम करते हैं, न्यू फार्मूला। इस तरह से अगर अलग अलग नहीं लिखना चाहते हैं, अलग अलग नहीं लिखना चाहते हैं, एक में लिखना चाहते हैं, तब कैसे लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर करते हैं, क्या लिखे, तो अभिक्रिया का वेग, अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों के दोनों पदार्थ है। अभिकारक भी पदार्थ है, उत्पाद भी क्या है, पदार्थ है। तो सीधे लिखेंगे पदार्थ की सांद्रता में कमी और वृद्धि का मतलब क्या, परिवर्तन। कमी होना या वृद्धि होना क्या है, परिवर्तन। अभिकारक और उत्पाद क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, क्या लिख दे सकते हैं, दोनों की जगह पर एक ही फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं, पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा जो समय अंतराल है, वो समय अंतराल है ना, समयांतराल। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये फार्मूला का यूज, अगर ये लिख दीजिएगा तो ये दोनों नहीं लिखना होगा, अगर ये नहीं लिखेगा तो फिर दोनों अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं। अगला में हम लोग पढ़ लेते हैं कि, है ना, उसके कितने प्रकार या कारक जो भी हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आएगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो आज अपने टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और करीब करीब जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जितना जल्द हो सकता है आप लोग केमिस्ट्री के क्लास में जुड़िए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग क्लास में जुड़िए। बहुत अच्छे से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हम लोग क्लास 12 में चौथा चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स, वो चैप्टर चल रहा है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, है ना, जय भारत। आप लोगों ने अच्छा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।